गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कक्षा 11 जिसे जीव विज्ञान के बारे में थोड़ा जानेंगे। जीव विज्ञान आज ये स्टार्टिंग है बायोलॉजी का, जिसको जीव विज्ञान की वजह से बायोलॉजी बोलते हैं। तो आज ये स्टार्टिंग है जीव विज्ञान का, तो हम थोड़ा सा क्राइटेरिया है इसका कितना पढ़ना पड़ेगा या इसका सिलेबस कितना होगा इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि जीव विज्ञान होता कितने प्रकार का है। जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान जो होता है इसे हम जो भागों में पढ़ सकते हैं, इसकी दो शाखाएं होती है। नंबर एक होती है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, और नंबर एक और नंबर दो होती है वनस्पति, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, सबसे पहला होता है जंतु विज्ञान और दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान। मैं चाहूँगा कि आप पढ़ने से पहले एक नोटबुक और एक पेन अपने साथ लेकर जरूर बैठें, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट थॉट होता है या इम्पोर्टेंट होता है जो कि आप उसे नोट करें। ठीक है, ओके। तो जंतु विज्ञान में हम पढ़ेंगे क्या है। जंतु विज्ञान में सबसे पहले पढ़ते हैं मानव कार्य की, मानव कार्य की। दूसरा हम इसे पढ़ेंगे अनुवांशिकी, अनुवांशिक। और तीसरा हम पढ़ेंगे मानव या जंतु वर्गीकरण। और चौथा इसमें अगर हम और जोड़ना चाहें, एक्स्ट्रा अगर हम जोड़ना चाहें तो हम कर सकते हैं जंतुओं का आर्थिक महत्व। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा जंतु विज्ञान के अंदर मानव कार्य की, दूसरा अनुवांशिकी, तीसरा जंतु वर्गीकरण और चौथा जंतुओं का आर्थिक महत्व। उसके बाद वनस्पति विज्ञान के अंदर हम क्या जानेंगे। सबसे पहले हमें पढ़ना होगा पादप कार्य की। दूसरा हम इसमें देखेंगे पादप कार्य के बाद कोशिका। नंबर तीसरा हम इसमें देखेंगे पादप वर्गीकरण, और नंबर 4 देखेंगे पादप का आर्थिक महत्व। ओके, सबसे पहला देखेंगे पादप कार्य की, उसके बाद पादप कोशिका, उसके बाद पादप वर्गीकरण और उसके बाद पादप का आर्थिक महत्व, अर्थात उसका हमारे दैनिक जीवन में उसका आर्थिक महत्व क्या है। ओके, मैं चाहूँगा आप इसे उतार लें अच्छे से, आप इसको नोट कर लें अपनी बुक में, आ स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले ध्यान देंगे जंतु विज्ञान के ऊपर, इसके जंतु विज्ञान के ऊपर, और उसमें सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे मानव कार्य की। हम पढ़ेंगे मानव कार्य, मानव कार्य। जो मानव कार्य की होता है इसके निम्न भाग होते हैं। मानव कार्य की अर्थात मानव के शरीर में जो कार्य हो रहा है, भोजन को खाने से लेके चलना फिरना, मतलब जो बॉडी पार्ट है उनके बारे में जा रहे हैं मानव के कार्य में। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र, हम देखेंगे इसमें पाचन तंत्र, और उसके बाद देखेंगे हम श्वसन तंत्र, उसके बाद श्वसन तंत्र के बाद जो हम पढ़ेंगे परिसंचरण, संचरण
उसके बाद हम देखेंगे परिसंचरण तंत्र के बाद हम देखेंगे इसमें उत्सर्जन तंत्र। उसके बाद हम देखेंगे नंबर 5 उत्सर्जन तंत्र के बाद कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र कंकाल तंत्र के बाद नंबर 6 हम देखेंगे कंकाल तंत्र। और उसके बाद हम देखेंगे अंतस्रावी तंत्र। उसके बाद देखेंगे हम तंत्रिका तंत्र और तंत्रिका तंत्र के बाद आप एक बार इसको काट सकते हो और नोट करने के बाद यहाँ पर लिख देगा। अभी स्टार्ट किया, सॉरी कोई आएगा। इसके बाद अंतस्रावी तंत्र के बाद तंत्रिका तंत्र और उसके बाद हम देख सकते हैं विविध। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र, उसके बाद श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, अंतस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र। अगर एक दो तंत्र रह गया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा खराब है। आप आशा करते हो आप सभी ने इसको निकाल लिया होगा। ठीक है, और ये आपको नोटबुक में जो फेयर बनानी है पूरी वाली आप उसमें उतार सकते हो। ओके, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे पाचन तंत्र के। क्या पढ़ेंगे? पाचन तंत्र के बारे। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पाचन तंत्र। देखो जो पाचन होता है वो सभी सजीव, चाहे वो पादप हो या जीव जंतु हो, सभी सजीव के अंदर पाचन होता है। अर्थात जो जीवित है, जो भी जीवित है उसके अंदर पाचन होना आवश्यक है। ठीक है, उसके शरीर में ऊर्जा तभी तो बनेगी जब पाचन होगा। ठीक है, तो देखो पाचन जैसे कि पादप पाचन होता है किसी चीज में, बता दूं पाचन पादप और उसके बाद जंतु जैसे पशु पक्षी उभयचर और मानव। जब भी पादप पशु पक्षी उभयचर मानव ईटीसी मतलब जो भी सजीव है सभी के अंदर पाचन होना आवश्यक है। ठीक है, लेकिन यदि इसमें हम पादप जोड़ते हैं, यदि पादप जोड़ते हैं तो पाचन को हम दो प्रकार से पढ़ सकते हैं। पाचन होता कैसे है? भोजन करेंगे, भोजन खाएंगे तो उसका पाचन होना आवश्यक है। तो भोजन को किस रूप में प्राप्त किया जा रहा है, हम इस बात को जानेंगे। तो देखो भोजन को लेने के लिए जो पाचन होता है, पाचन या कुशल बोल सकते हैं, एक तरह से भोजन हुआ, इसका ही तो पाचन हुआ हमारे शरीर में। पोषण का ही तो पाचन होता है। तो पोषण दो प्रकार से हो सकता है, दो प्रकार होता है, और दूसरा है अपोषण, स्वपोषी और परपोषी। ठीक है, आप इसको काटो। स्वपोषी होते क्या है? देखो ये क्या है? स्व अर्थात स्व स्वयं हो गया, और पोषक मतलब हो गया पोषक। जितने भी जंतु याद है, जितने भी जंतु अपना भोजन स्वयं बनाने की कैपेसिटी रखते हो, लिखोगे इसमें, लिखो वे जीव जंतु या वे जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या स्वयं तैयार करते हैं स्वयंपोषी कहलाते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते कैसे हैं? ठीक है, ये अपना जो भोजन बनाते हैं स्वयं बनाते कैसे हैं? तो हम इनके बारे में कहेंगे। ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन
क्या कहलाते हैं? स्वयंपोषी। प्रकाश संश्लेषण द्वारा भी बनाते हैं और एक होता है रसायन संश्लेषण। ठीक है, तो आप इतना डालने के बाद आप टोटल डालो स्वयंपोषी। ठीक है, आप मुख्य हेडिंग डालो स्वयंपोषी, और स्वयंपोषी के बारे में हम जानेंगे, ये आपने पढ़ा लिया होगा। ठीक है, तो स्वयंपोषी होते कैसे हैं? लिखो स्वयंपोषी। सबसे पहला पॉइंट मैं बता रहा हूँ, अब इस तरह से पॉइंट में लिखना, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वयंपोषी कहलाते हैं। ठीक है, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वयंपोषी कहलाते हैं। यह मुख्य प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा संभव होती है। ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण, सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, इसमें लिख सकते हो यह CO2 तथा जल H2O को मिलाकर, CO2 और H2O को मिलाकर ये क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। इसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जिससे इनके शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, उतार लिया? ओके, ठीक है, हाँ, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि स्वयंपोषी कौन सा बनते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते कौन है। यदि हम मोटा मोटा जाना चाहे तो सभी पादप, ठीक है, सभी पादप और बैक्टीरिया वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एग्जाम्पल है लो, जैसे नीली हरी शैवाल, ऐसे बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। माना जाता है पृथ्वी पर सबसे पहले नीली हरी शैवाल या साइनोबैक्टीरिया ने क्या किया था? O2 को मुक्त अवस्था, सर्वप्रथम इन्होंने O2 को मुक्त अवस्था में प्रदान किया था, जिससे हमारा जीवन संभव हुआ। इसने नीली हरी शैवाल में O2 को मुक्त अवस्था में प्रदान किया था, जिससे हमारा जीवन संभव है। जंतु, जितने भी जंतु ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं वो किसकी देन है? नीली हरी शैवाल की। इन्होंने समुद्र की तली में पाया, समुद्र में बैठकर, समुद्र में रहकर काफी लगभग 90% ऑक्सीजन का निर्माण इन्होंने किया। सबसे पहले नीली हरी शैवाल, दूसरा हो सकता है हमारा हरे पेड़ पौधे, नंबर 3 हम इसमें दे सकते हैं शैवाल, और इसमें एक एक्स्ट्रा और जोड़ सकते हैं नीली, लाल और हरी बैक्टीरिया। ठीक है, नीली हरी बैक्टीरिया। ठीक है, नीली हरी शैवाल, हरे पेड़ पौधे, शैवाल और नीली हरी बैक्टीरिया। ठीक है, सभी बैक्टीरिया क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। ठीक है, और वे क्या कहलाती है? स्वयंपोषी। इसमें एक्स्ट्रा आता है दूसरा रसायन संश्लेषण। रसायन संश्लेषण में आता है वे जंतु, ठीक है, वे
जंतु जो प्रकाश संश्लेषण के बिना ही, लिखना चाहोगे लिख सकते हो, वे जंतु जो प्रकाश संश्लेषण के बिना ही रसायन संश्लेषण कर ले, ठीक है, या रसायन का निर्माण कर ले, वे क्या कहलाते हैं, रसायन संश्लेषण। ये क्रिया किसके द्वारा संभव होती है, ये क्रिया संभव होती है किण्वन के द्वारा, ठीक है। यदि आपने केमिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी हो तो आपने किण्वन विधि भी पढ़ी होगी, आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। अब चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। स्वयंपोषी हो गया, अब थोड़ा सा परपोषी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। हेडिंग डाल लो परपोषी, परपोषी, परपोषी हेडिंग डाल लो। परपोषी देखो, पर का मतलब होता है अन्य, अन्य वही होता है पोषण। तो हम इसमें बता सकते हैं कि वे जीव जो किसी अन्य जीव पर या अन्य जीव पर अपना भोजन के लिए निर्भर होते हैं। वे जीव कोई आ गया था, वे जीव जो किसी अन्य जीव पर या अन्य पर अपने भोजन के लिए संभव होता है, सही जस्ट सेकेंड कोई आगे देखो, वे जीव जो अन्य जीव लिख सकते हैं या पादप लिख सकते हैं, पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से, वे जीव जो अन्य जीव या पादप पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं, वे परपोषी कहलाते हैं, ठीक है, वे परपोषी कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, देखो ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले इनको बांटा गया है, ये शाकाहारी, दूसरा हो सकता है मांसाहारी, तीसरा हो सकता है सर्वाहारी और चौथा हो सकता है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और इसमें हो सकता है कि नरभक्षी और नंबर 5 हो सकता है मलपोषी, ठीक है। मलपोषी भी बोलते हैं, मलभोजी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जो शाकाहारी होते हैं और मांसाहारी होते हैं, शाकाहारी, नरहारी और ये, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जान लेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग आप लिख सकते हो शाकाहारी। देखो एक जो धारणा चली आ रही है, ठीक है, तो ये माना जाता है कि जो मनुष्य है वो शाकाहारी है या मांसाहारी या सर्वाहारी। मनुष्य शाकाहारी भी हो सकता है और मांसाहारी, इसीलिए देखो इन दोनों का सेवन करते हैं मानव, तो उसे सर्वाहारी बताया जाता है। लेकिन अब तक ये संभव नहीं हो पाया उसे एग्जैक्टली शाकाहारी बताया या मांसाहारी। चलिए इन टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आप हेडिंग डालिए शाकाहारी, तो आप लिख सकते हो कि वे जीव जो पूर्ण रूप से, ठीक है, वे जीव जो पूर्ण रूप से शाकाहारी या शाक पर निर्भर होते हैं, वे जीव जो पूर्ण रूप से शाक पर निर्भर होते हैं वे शाकाहारी कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हो आप, जैसे गाय, भैंस, गाय और गाय के बाद लिख सकते हो आप घोड़ा, हाथी, बकरी, etc, ठीक है। शाकाहारी के बाद अपनी हेडिंग लिख सकते हो आप मांसाहारी। देखो जो ये शाकाहारी होते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं कि ये शाकाहारी होते हैं कभी कभी मांस का भी सेवन कर लिया, नहीं, इनके दांत जो होते हैं, इनको ऐसा वरदान होता है
कि कभी भी मांस का सेवन नहीं कर सकते, प्राण न जाए पर मांस न जाए, हाँ शाक न जाए, ठीक है। ये कभी भी मांस का सेवन नहीं कर सकते। ये क्या करते हैं, इनके जो दांत होते हैं आपने देखा होगा, जो गाय देखा होगा, उनके साइड वाले दांत यहाँ पे रिक्त स्थान होता है। क्यों? क्योंकि वे कभी भी मांस का सेवन नहीं कर सकते, ठीक है। यदि मैं मिला दिया तो स्वागत हो जाएगा। उसके बाद आप लिखोगे मांसाहारी, हेडिंग डालो मांसाहारी। मांसाहारी कौन कौन से जीव होते हैं? ये भी ऐसे होते हैं कि भाई प्राण जाए पर मांस न जाए, ये कभी भी शाक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इनका जो पाचन तंत्र बना हुआ है, पाचन तंत्र होता है, वो भी इस प्रकार का होता है कि ये कभी भी मांस का शाक का सेवन नहीं कर सकते। तो हेडिंग डालो मांसाहारी। तो मांसाहारी में होते कौन कौन से हैं? मांसाहारी में होते कौन कौन से हैं? लिखो वे जीव जो पूर्ण रूप से अपना जीवन व्यापन करने के लिए, पूर्ण रूप से जीवन व्यापन करने के लिए मांस पर निर्भर होते हैं, मांस का सेवन करते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। एग्जाम्पल में लिख सकते हो, एग्जाम्पल लिख सकते हो जैसे शेर, बाघ, चीता, शेर, शेर, बाघ, चीता, etc वो लिख सकते हो, ठीक है। अगली हेडिंग है सर्वाहारी। तो सर्वाहारी में वे जीव जो मांस, लिखो सर्वाहारी हेडिंग डालो, वे जीव जो मांस और शाक का इस्तेमाल कर सकते हैं, वे जीव जो मांस और शाक का इस्तेमाल करते हैं या अपना जीवन व्यापन करने के लिए शाक और मांस पर निर्भर होते हैं, फिर सर्वाहारी कहलाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कुत्ता, बिल्ली, ये बहुत कुत्ता, बिल्ली और मानव लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगली हेडिंग हमारी आती है नरभक्षी। लिखो नरभक्षी। वैसे तो टॉपिक में कभी दिया नहीं होता, लेकिन ये इम्पोर्टेंट होता है, कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है नरभक्षी होते कैसे। और ये हमारी जो पुरानी प्राचीन ग्रंथ है जैसे रामायण हो गया, उसमें भी इनका प्रयोग किया गया है नरभक्षी वर्ड का। तो इसलिए उसके अंदर लिखो वे जीव जो अपनी ही जाति के जीवों का पोषण करते हैं। वे जीव जो अपनी ही जाति के जीवों का पोषण करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे नरभक्षी कहलाते हैं, ठीक है। इसमें मानव भी आ सकता है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे तो है दक्षिण अफ्रीका की साइड, जो दक्षिण अफ्रीका है वहाँ पर नरभक्षी इस प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं जो अपनी ही जाति के मांस के लिए अपनी ही जाति का क्या कर लेते हैं? भक्षण कर लेते हैं, ठीक है। नरभक्षी के बाद आप लिख सकते हो, नरभक्षी के बाद और इसमें मानव एग्जाम्पल में आप 2-3 और लिख सकते हो, जैसे कि मछली, सांप। ये क्या करते हैं? जो मछली और सांप होते हैं ना, देखो बड़ा सांप क्या करता है? छोटे सांप को आराम से खाया, और जो मछली होती है वो भी बड़ी मछली होती है ना, छोटे मछली को आराम से चट खाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। नरभक्षी के बाद अभी एडिंग आती है हमारी, अगली एडिंग थी मलपोषी या मलभूषी, ठीक है। तो उसके अंदर आप लिखोगे, एक सेकेंड, ठीक है, मलपोषी या मलभूषी, ठीक है। तो आप इसके अंदर लिखो वे जीव जो लिखो वे
जीव जो स्वयं का मल को पोषण बना सकते हैं, पोषण बना सकते हैं वह जीव जो स्वयं का मल को पोषण बना सकते हैं या अन्य मल को पोषण बना सकते हैं। स्वयं में जगह अन्य भी आ सकता है, अन्य जीवों के मल को पोषण बना सकते हैं, वे क्या कहलाते हैं? मल पोषण। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लो। एग्जाम्पल सुअर, पिग और रैबिट का खरगोश। आपको सुन के अजीब सा लग रहा होगा कि खरगोश भी ऐसा कर सकता है। हाँ, खरगोश भी ऐसा करता है, वो स्वयं के मल को भी पोषण बना सकता है। ठीक है, तो आप इसे उतार लो। आज के लिए इतना ही। कल हम पाचन तंत्र के बारे में थोड़ा और जानेंगे और पढ़ेंगे। आज फर्स्ट क्लास से ही यदि आपकी समझ में आया हो तो अच्छी बात है, और इसके नोट्स बनाए और अपना घर पे रहें। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।